नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन भर की कुछ बड़ी खबरें। जुड़ेंगे अपने उन संवाददाताओं से जिन्होंने रखी है इन बड़ी खबरों पर पैनी नजर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से जुड़ी खबर से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से लेकर 15 जुलाई तक फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी 14 जुलाई को पेरिस में बैस्टिल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के विमानों सहित भारत की 3 सेनाओं की एक टुकड़ी बैस्टिल डे परेड में भाग लेगी। परेड में हिस्सा लेने वाली सभी टुकड़ियों की इस समय पेरिस में फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह फ्रांस और यूएई की यात्रा के लिए रवाना होंगे। पहले उनकी फ्रांस की यात्रा होगी। प्रधानमंत्री कल पेरिस पहुंचेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 13 और 14 जुलाई को फ्रांस में रहेंगे। ये प्रधानमंत्री की 6ठी फ्रांस यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी कल पहुंचने के बाद उसी दिन फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न और फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। The major official and ceremonial part of the visit will start on the 14th, which is with the Prime Minister's participation at the French National Day celebrations, Bastille Day. This is a very, very special gesture extended by France to Prime Minister Modi. As part of our participation in the Bastille Day celebrations, a large tri-services contingent from India will also participate in the Bastille Day parade, along with 3 Indian Air Force aircraft, which would also take part in the flypast after the Bastille Day celebrations. India and France have a long-standing strategic partnership, which actually captures series of strategic convergences that both countries have on a range of issues, and this year marks 25th anniversary of our strategic partnership. There are several pillars of our strategic partnership, and each of these pillars would come up for stock taking and the pathway ahead in terms of future cooperation in these areas. Security cooperation, space cooperation, engagement in the civil nuclear domain, technology partnership, partnership in the field of counterterrorism, cyber security, climate change, renewable energy, issues relating to International Solar Alliance, reorientation of our security partnership in line with Make in India and Atmanirbhar Bharat objectives, supply chain integration between the industry and business segments of the two countries, etc., would all form part of discussions under the bilateral talks that the two leaders would hold. After concluding his visit to France, Prime Minister would depart for UAE and reach there on 15th of July, where he will meet His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and ruler of Abu Dhabi, to be followed by ceremonial welcome, bilateral talks, and other events organized in honor of Prime Minister's visit to UAE. और प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह पेरिस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, सबसे पहले तो ये जो बैस्टिल डे परेड है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर शामिल होने वाले हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, सबसे पहले जरा इसी परेड के बारे में बताएं। इस परेड की खासियत क्या है और इसका फ्रांस और भारत का इसमें कनेक्शन क्या है? देखिए, ये
बास्टिल डे परेड जो है ये बास्टिल डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक रवायत है जो ये जब 1789 में जब लुई द 16th किंग हुआ करते थे और अब उस टाइम अब इस दिन पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने बास्टिल एक जगह है वहाँ प्रिजन्स थी तो वो जो भी उनके अगेंस्ट बात करते थे या रेवोल्यूशनरी होते थे उनको उस प्रिजन में कैद कर दिया जाता था, उस कैद में कैद कर दिया जाता था। तो वो जेल या प्रिजन को इस वाले दिन तो स्टॉर्म कर दिया जो रेवोल्यूशनरीज थे। और बाद में आप जानते हैं लुई 16 का क्या हशर हुआ। कॉन्कॉर्ड एक जगह है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन बैठ के शॉलीसे जो इनकी सड़क है हमारे कर्तव्य पथ से आप कंपेयर कर सकते हैं उसको, जिस पर परेड होती है तो इनकी मिलिट्री परेड होती है, तो वो उस पर वहां पर लाकर लुई 16 का सर कलम कर दिया गया था। उनकी बीवी मारियो एंटोनेट जो उस वक्त रानी थी उनको मार दिया गया था। तो उसको एक यहाँ रवायत है। अब रहा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका एक तरह का एक नेशनल डे है फ्रांस का, कि माना जाता है कि तब से फ्रांस एक होंद में आया, मॉडर्न फ्रांस एक होंद में आया उस रेवोल्यूशन के बाद। और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। प्रधानमंत्री का वहां होना बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर साल नहीं होता कि किसी फॉरेन डिग्नेटरी को ये बुलाएं। जैसे भारत में तो आप 26 जनवरी पे कोई ना कोई फॉरेन डिग्नेटरी को चीफ गेस्ट बुलाते हैं, पर यहाँ ये रिवायत नहीं है कि हर बार आप बुलाएं। मेरे ख्याल से पिछली बार 2017 में तब जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप वो आए थे। पिछले 5 साल से इन्होंने किसी को नहीं बुलाया। भारत के प्रधानमंत्री दूसरी बार ये है कि इसमें भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार भाग ले रहे हैं एज गेस्ट ऑफ ऑनर, तो एक बड़ा सम्मान है। और इस ओकेजन को यूज करके उनको सम्मान दे के एक संकेत भेजा जा रहा है आपस में भी, भारत और फ्रांस के बायलैटरल रिलेशंस पे और बाकी की दुनिया को भी, कि दोनों देश इस रिलेशनशिप को कितनी महत्वता देते हैं, कितना अहमियत दे रहे हैं। अमृत, अब आते हैं कि फ्रांस की यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच क्या कुछ इस बार चर्चा है कि दोनों देशों में कौन कौन से समझौते हो सकते हैं? हालांकि इसके बारे में औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर तो बाद में जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल चर्चा क्या है कि इस यात्रा के दौरान कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत, कौन कौन से समझौते होने की फिलहाल चर्चा सुनाई पड़ रही है? देखिए, पूरा बायलैटरल रिलेशन गैमेट जो है वो डिस्कस किया जाएगा, पर लालचंद्र सिक्योरिटी डिफेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रिलेशनशिप का। स्पेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपकी इसरो फ्रेंच की मदद से एक तरीके से ये पूरा आपका स्पेस प्रोग्राम हुआ। न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील में इनका एक अहम रोल रहा। जब आपने टेस्ट किए 1998 में, तो इन्होंने ये एक चंद मुल्क थे दुनिया के जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज नहीं किया, बाकियों ने तो आप पर सैंक्शंस लगा दी, आपको क्रिटिसाइज किया। जब आपको न्यूक्लियर पावर एक्सेप्ट करना था, ये पहले मुल्क थे। तो एक डिफेंस कोऑपरेशन है। रशिया के बाद ये बड़े डिफेंस पार्टनर्स हैं भारत के। 36 राफेल जो भारतीय वायुसेना में इन सर्विस हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑफ द शेल्फ यहाँ फ्रांस से खरीदे थे। तो सिक्योरिटी और डिफेंस एक अहम रिलेशनशिप है। इंडो पैसिफिक डिस्कस होगा, इंडियन ओशन रीजन डिस्कस होगा, उसकी सिक्योरिटी डिस्कस होगी, स्टार्टअप्स डिस्कस होंगे, स्पेस डिस्कस होगी, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डिस्कस होगी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे आपको पता है कि फ्रांस और इंडिया की पहल पर बनाया गया था, वो डिस्कस होगा, क्लाइमेट चेंज डिस्कस होगा, ट्रेड डिस्कस होगा, इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस होंगी, स्टार्टअप्स डिस्कस होंगे। तो पूरा एंटायर गैमेट। और ये तो हो गया बायलैटरली। दुनिया की जो बड़ी चैलेंजेस दुनिया इस वक्त फेस कर रही है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस, कोविड पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज वगैरह, इन पर डिस्कशंस होंगी। फ्रांस का एक नज़रिया है, बेसिकली पूरे वेस्ट का ही या यूरोप का और अमेरिका का एक नज़रिया है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को देखने का। भारत उस नज़र से भारत का नज़रिया मुख्तलिफ है। तो दोनों साइड्स एक्सचेंज करेंगी अपने
व्यूज के क्यों दोनों साइड्स की क्या पोजीशंस हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगी अपनी अपनी पोजीशंस। तो ये सब चीजों पर बात होगी। डील्स क्या साइन होंगी, देखिए वो जैसे आपने कहा वो तो तब पता लगेगा जब साइन हो जाएंगी, पर मेरा अपना अंदाजा है कि डिफेंस के क्षेत्र में हम डील्स देख सकते हैं। भारत राफेल मरीन जो वर्जन है उसको एक्वायर करने में भारत की दिलचस्पी है। इनकी भी दिलचस्पी है भारत को राफेल मरीन जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड कर सके उसको बेचने की। फिर हो सकता है कि इम्पोर्टेंट कोई अनाउंसमेंट जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में है या डिफेंस को प्रोडक्शन खास करके तीसरे मुल्कों के लिए उस पर कोई बड़े समझौते हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पेरिस से जुड़ने के लिए। हम आपसे फिर जुड़ेंगे और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगली खबर पश्चिम बंगाल की हिंसा से जुड़ी खबर, जहां पंचायत चुनाव में चुनावी हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने हिंसा से जुड़े हजारों वीडियो फुटेज कोर्ट को सौंप दिए हैं और इन वीडियो के मद्देनजर अदालत ने कहा है कि हिंसा के वीडियो फुटेज देखने के बाद ही विजेता प्रत्याशियों का ऐलान होगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। और पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की 4 सदस्यीय जांच टीम रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में कोलकाता पहुंची। इस दौरान भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा शर्मसार करने वाली है और ये लोकतंत्र की हत्या है। जो बंगाल के ग्राम पंचायत के चुनाव में जो हिंसा हुई है, जो हत्या हुई है, लूट हुई है बैलेट पेपर्स की, बैलेट बॉक्सेस की, जो लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा पाप हुआ है, सिन विद डेमोक्रेसी, इसकी जांच के लिए 5 हमारे सम्मानीय एमपीज के साथ मेरे कन्वीनरशिप में बंगाल भेजा है। और भाजपा नेता ने बंगाल के लोगों का आभार जताते हुए भविष्य के लिए लड़ाई जारी रखने की बात कही। ये पूरा चुनाव बहुत ही शर्मनाक रहा है, लेकिन हम बंगाल के लोगों को एक आश्वस्त करना चाहते हैं। आपने हमें जो 10,000 मेंबर जिताया है उसके लिए, आपके सहयोग के लिए आपका हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी आपके साथ खड़ी रहेगी और जो लोकतंत्र शर्मसार हुआ है इस पर हम सुनहरी सुबह जरूर आएगी, हमें पूरा विश्वास है और यहां की जनता जागेगी। इस खबर पर कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत जी, सबसे पहले तो उसी पर आपसे अपडेट चाहूंगा कि क्या कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने अगले आदेश तक जो प्रत्याशी जीते हैं उनकी जीत के ऐलान पर रोक लगा दी है? क्योंकि जिस तरह शुवेंदु अधिकारी ने वीडियो फुटेज सौंपे हैं उसके बाद क्या कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह बड़ा कदम उठाया है? नहीं, देखिए, ऐलान पर रोक तो नहीं लगाया, लेकिन ये भी है कि हाईकोर्ट ने पूरी तरह से ये इशारा कर दिया है कि पूरी तरह से वो जो वीडियो फुटेज है वो देखकर ये फैसला लेंगे कि ये जो चुनाव की अंत कहां पे हो, मतलब जो है वही है या इसको दोबारा किया जाए, और नहीं तो कुछ जगह जहां पे हाईकोर्ट को लगे कि ये जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है तो वो सब जगह की दोबारा चुनाव कराया जाए। जो भी होगा ये ऐसे सीधी तरह से नहीं बताया कि उसका ऐलान तो वैसे हो ही गया है, क्योंकि जहां पंचायत की गिनती हुई है वहां पे बीडीओ या एसडीओ जिनको जैसे जहां पे जो ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर थे उन्होंने तो सर्टिफिकेट दे दिया है। अब बात यह है कि ये सर्टिफिकेट कहां तक सही हिसाब से अगले 5 साल के लिए माना जाए या नहीं माना जाए, इसका इशारा हाईकोर्ट ने कर दिया है सीधी तरह से। लालचंद, यहाँ पे मैं 2 बातें और मेरा हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। जरूर। 2 बातें हैं।
ये जो अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, अभी तक कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी है। क्योंकि कुछ जगह पे गिनती भी जारी है। बैलेट पेपर की गिनती है, और जिला परिषद जो है वो असेंबली की तरह बड़ा होते हैं, वो तो उसमें गिनती भी बाकी है। इस समय पे किसी प्रदेश की चीफ मिनिस्टर, मतलब उसी प्रदेश की चीफ मिनिस्टर अपने ऑफिशियल चेयर में बैठ के पीछे तिरंगा लगा के क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है? ये सवाल बंगाल की लोगों की मन में आया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया पूरी सिचुएशन को बताकर, एज तृणमूल चेयरपर्सन के हिसाब से नहीं, चीफ मिनिस्टर के हिसाब से ये वो कर सकती है कि नहीं, ये दूसरा सवाल उठने लगे हैं। पहली बात। दूसरी बात, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताई कि मैंने पुलिस को खुला छूट दे दिया है कि ये हिंसा के लिए जो भी जिम्मेदार है उसको गिरफ्तार किया जाए। अगर अभी कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी है तो ये जो जिम्मेदारी है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की है, ना कि चीफ मिनिस्टर की है, ना कि पुलिस मिनिस्टर की है। बिल्कुल। तो ये क्या वो कह सकती है? ये भी सवाल उठने लगे हैं। तो मतलब यहाँ पे जो वहां पर रविशंकर प्रसाद की बाइट सुना रहे थे कि लोकतंत्र के नाम पर यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये हास्यास्पद है, या जो भी कहे ये खतरनाक है। तो आज की ममता की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस है लोकतंत्र के लिए। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा दादा, कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 सदस्यीय टीम गठित की है, इलाकों का वो दौरा कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी सिर्फ अधीर रंजन चौधरी का कभी कभार नाम सुनाई पड़ता है कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और विपक्ष की तरफ से ये पूरी स्थिति को उन्होंने स्वीकार कर लिया है क्या? सीपीएम ने, कांग्रेस के और लोगों ने? नहीं, पहले तो सीपीएम के बारे में बताओ। ये अभी उछल कूद में व्यस्त है। उछल कूद यह है कि अपने लोगों को ये एक गलत संदेशा देने की कोशिश में लगे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद अब इस पंचायत चुनाव में उनका रिजरेक्शन हुआ है। शायद हमारे दर्शक समझ पा रहा है कि उनका पुनरुत्थान हो चुके हैं जी, और वो ये पंचायत चुनाव में दिखा दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो कितने अच्छा करने जा रहा है। तो इसीलिए फिलहाल उनके जितने सारे समर्थक की देहांत हो चुके हैं, उतने जितने सारे समर्थक घर से बाहर है, इसके बारे में सोचने लायक वो नहीं है। वो अभी ये सोचने में अपने समर्थकों को मजबूर कर रहे हैं कि हम पिछले 2 सालों में इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि जब बीजेपी को 5-10 हजार सीटें मिल चुके हैं, हमको सिर्फ 2-3 हजार मिले हैं, फिर भी हम बहुत ज्यादा अच्छा कर लिया है और आने वाले चुनाव में अच्छा करेंगे, इसमें वो बिजी है। और ये करना उसके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि अगले 17 तारीख को शायद उनकी नेता सीताराम येचुरी बेंगलुरु जाके ममता के बाजू में बैठने वाले हैं। तो अगर वो अपने समर्थकों को इस तरह की गलत दिशा में ना लेके जाए तो वो सवाल पूछेंगे, वो सवाल की जवाब ना मोहम्मद सलीम के पास है, ना सीताराम येचुरी के पास है। और एक बात लालचंद आपको यहाँ पे कह दूं कि बंगाल में पहले मैं बताया था कि यहाँ से डर के मारे कुछ लोग कूच बिहार और अलीपुर द्वार से भाग कर असम में धुबरी जिला में जगह अपना शरण लिया है। अभी कुछ जीता हुआ बीजेपी की पंचायत मेंबर भी भाग गए हैं जी। मैं कोशिश कर रहा हूं उसका फुटेज आप लोगों तक अगले कुछ मिनटों में या घंटों में पहुंचा दूं। वो लोग वहां पे लेके वहां जीते हुए मेंबर वो वहां पे जगह लिया है, और ममता बनर्जी का कहना है कि ये तो छोटा मोटा कुछ हुआ है 2-3 जगह पे, इसके आप लोग पूरे दुनिया में बंगाल को बदनाम करके छोड़े हैं। जबकि ऐसा ही विधानसभा चुनाव के बाद भी हुआ था, ऐसी हिंसा और ऐसा ही पलायन। एग्जैक्टली। और उन्होंने पत्रकारों को एक तरह की इन्होंने लाल आंखें दिखाई है कि आप लोगों ने बंगाल को पूरे विश्व के सामने बदनाम किया, यानी पत्रकार भी उनकी तरह आंखें मूंद ले। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका दादा, आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर बारिश और बाढ़ के कहर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला में जिला प्रशासन के साथ बैठक कर बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों में काफी अधिक मात्रा में बारिश हुई है। सबसे अधिक नुकसान अंबाला जिले में हुआ है। 40 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सहायता पहुंचाने का काम लगातार जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। और इधर राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना के जलस्तर ने खतरे के निशान को पार करते हुए पिछले 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोपहर 12 बजे आंकड़े के हिसाब से यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर दर्ज किया गया। यमुना खादर के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में घरों के अंदर पानी भर गया, जिस वजह से लोगों ने घर खाली करके दूसरी जगह पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। ओल्ड रेलवे ब्रिज यातायात के लिए बंद है और किसी को भी उस पर आवाजाही की इजाजत नहीं है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है। पानी का बहाव तेज रखने के लिए ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश के निचले शहरों जैसे कि मथुरा और आगरा में भी यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ऐसी जगहों पर इकट्ठे हो जाते हैं जो खुद तो अपनी जान जोखिम में डालते ही हैं, रेस्क्यू करने में भी मुश्किल आती है। इसके साथ ही स्टंट करने के लिए लोग अपनी गाड़ियों को लेकर भी बाढ़ वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं। तो क्या है दिल्ली में बाढ़ के खतरे और यमुना की हालत? हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो देखिए बिल्कुल एकदम ग्राउंड जीरो से हमें स्थिति दिखा रहे हैं। इस वक्त क्या स्थिति है गिरीश? जो यमुना का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है, कितना ऊपर है? देखिए लालचंद, मैं आपको बताना चाहूंगा, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस समय भी यमुना नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। इस समय जो ताजा आंकड़े की बात करें तो इस समय 207.81 मीटर पर यमुना नदी बह रही है, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। दिल्ली के अंदर खतरे का निशान 205.33 मीटर है और उससे काफी ऊपर इस समय यमुना नदी बह रही है। दिल्ली में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अभी भी टापू पे फंसे हुए हैं। इस समय हम चिल्ला गांव के नजदीक एक टापू पर हैं, जहां पर काफी संख्या में करीब 150 लोग फंसे हुए हैं। इन लोगों को रसद सामग्री पहुंचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, आखिर आपको क्यों आना पड़ा यहाँ पर? देखिए, यहाँ एक टापू है जहाँ आने का रास्ता नहीं, नाव से ही आना पड़ता है। बच्चे स्कूल के जाते हैं तो नाव से जाते हैं। कोविड के समय में हमारा इनसे मिलना हुआ था और लगातार ये हमारे संपर्क में। आज सुबह उनका फोन आया कि हमारे घरों में पानी घुस रहा है, तो आज हमने उनको यहाँ से निकलवा दिया है। उनको खाने की समस्या थी, उनके लिए राशन की व्यवस्था कर दी है। कुछ और सामान उन्होंने कहा है वो कल सुबह तक दे देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दिल्ली जैसे शहर में जो काम प्रशासन को करना चाहिए ना, प्रशासन आके मूंद के बैठे, उनको किसी की जान की परवाह नहीं। दिल्ली में जब जब विपत्ति आती है, आपदा आती है, दिल्ली का मुख्यमंत्री घर में छुप के बैठ जाता है और फिर ट्विटर पे गेम खेलता है। तो दिल्ली ने ऐसा मुख्यमंत्री चुना है, ये अफसोस की बात है। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं और हर जगह हमने लगभग 10 रसोई स्थापित कर दी है, जहाँ 24 घंटे उनको खाना दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, ये हम सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पे कितने लोगों की आपने मदद करी है? यहाँ पर लगभग 100 या 120 लोग थे जिनको यहाँ से निकाल दिया गया है। इनको बाहर सड़क पे ले आए हैं। उनको खाने की व्यवस्था, खाने का सामान हमने दे दिया है और जो जो उन्होंने सामान चीजें छोटी मोटी और दी है वो कल सुबह तक हम भिजवा देंगे। लेकिन लगातार यहाँ पर भी सीमा विवाद में ये लोग उलझे रहे। पूर्वी दिल्ली वाले कहते रहे ये साउथ दिल्ली, इन्होंने जमुना के पानी को भी बांट दिया, ये इलाका आपका, ये इलाका आपका। उनकी लड़ाई में फिर हम लोगों को आना पड़ा, हम लोगों ने इनको निकाला है। लेकिन प्रशासन को यहाँ गंभीरता दिखानी चाहिए थी, खुद काम करनी चाहिए थी। और यहाँ नावों की भी संख्या बहुत कम है, यहाँ नावों की संख्या बढ़ानी चाहिए। स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा दिल्ली मुख्यमंत्री यहाँ पर हालचाल लेने नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, मैंने कहा, विपदा में हमेशा छुप जाते। कोविड के समय में विपदा आई, मोदी जी ऑक्सीजन देंगे, मोदी जी ने दे दी। मोदी जी हमें बेड दे दो, हमने बेड दे दिए। मोदी जी दिल्ली वालों को वैक्सीन दे दो, हमने वैक्सीन दे दी। मोदी जी तो अपनी सेवा का काम कर रहे हैं क्योंकि वो प्रधान सेवक हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री 8 साल से यहाँ बैठे हैं, उनके ताली बजाने के लिए आए थे क्या? उन्होंने क्या किया? कोविड में भी वो घर में छुप के बैठे थे। आज जब उनको सड़क पर जाकर ये सब व्यवस्थाएं देखनी चाहिए थी, वो ट्विटर गेम खेल रहे हैं या पत्र लिख रहे हैं कि ये कर दो, वो कर दो, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे। अगर सब कुछ हमको ही करना है तो फिर अरविंद केजरीवाल हमें माफ कर दो। वो कहते हैं 2 दिनों से दिल्ली में बारिश नहीं हुई। 2 दिनों से बारिश नहीं हुई, ये मुझे हैरानी होती कि ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति का बयान है। पहाड़ों पे बारिश हो रही है,
वो हरियाणा की तरफ इशारा करे, लेकिन उन्हें बताना चाहिए ना, पानी तो हिमाचल से होता हुआ, पंजाब से होता हुआ फिर हरियाणा से दिल्ली आता है। तो पहाड़ के बहाव के पानी को तो कोई नहीं रोकेगा। आपने पानी की व्यवस्था निकासी की नहीं, आपका फेलियर है। 8 साल से आप दिल्ली में कर क्या रहे थे? तो अपनी असफलता छुपाने के लिए आप दूसरों पर दोष देते हैं। आप सिर्फ अरविंद केजरीवाल एक ही काम में पारंगत है कि भ्रष्टाचार कैसे करना, शीशमहल कैसे तैयार करना, ये अरविंद केजरीवाल बता सकते हैं। जो यहाँ पे प्रभावित लोग हैं उनकी दिल्ली भाजपा किस तरह से मदद कर? देखिए, मैंने कहा उनका मुझे फोन आया, सुबह फोन आया था, तो आज हमने उनको यहाँ से बाहर निकाल के उनके खाने की व्यवस्था कर दी है। और लगातार हमारे कार्यकर्ता उनके संपर्क में है, उनको कुछ भी आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा करेगा। तो जो भी आवश्यकता होगी दिल्ली भाजपा उनकी पूरी मदद करेगी। और इस समय यहाँ पर लालचंद आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ करीब 150 लोगों को रसद सामग्री पहुंचाई गई है। जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको खाने का सामान पहुंचाया गया है। फिलहाल दिल्ली भाजपा अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में इस समय भी यमुना नदी उफान मार रही है। यमुना नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। अगर 1978 की बात की जाए लालचंद, तो उस समय दिल्ली के अंदर जो यमुना का जल स्तर था अधिकतम 207.49 मीटर पर था, लेकिन इस समय दिल्ली की जो यमुना नदी का जल स्तर है वो 207.81 मीटर पर बिल्कुल, यानी उससे भी ऊपर है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि दिया गया था नारा कि एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए, लेकिन उसके बाद भी कॉलोनी की सड़क से लेकर यमुना तक बेहाल है, बिल्कुल यमुना नदी तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरीश, जुड़ने के लिए इस खबर पर हमारे साथ। और इसी के साथ आज के खबर पर नजर में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।